नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भाग 12 के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 है उसके बारे में बात करेंगे। वो है क्या, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के तहत से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए स्पेशल पढ़ रहे हैं, ऑल वनडे एग्जाम के लिए स्पेशल पढ़ रहे हैं। कोई भी आर्टिकल है किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए यह ना सोचे कि सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी के लिए। ठीक है, आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल का। आप लोगों का सपोर्ट ही था कि जो आज मेरा चैनल वेरीफाइड हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं, पढ़ाई करते रहें। और मेरी यही एक उपासना है, यही सब कुछ कर्तव्य है कि आप लोगों का सिलेक्शन देना। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, जो भाग 11 है वो क्या है, सॉरी भाग जो 12 है वो क्या है, संघ राज्य वित्त संबंध। यानी इसमें क्या है, स्टेट एंड सेंट्रल यानी यूनियन एंड स्टेट के बारे जो फिनेंस रिलेशन है उनके बारे में बात कही गई है। 264 से लेके 300 का तक, यानी 300 का जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था हमारा, उसको हटा के अब क्या किया गया था, लीगल लॉ बनाया यानी कानूनी अधिकार बनाया गया। तो उसके बारे में बात करते हैं, वहां तक है। तो देखो 264 में क्या है, निर्वाचन है, यानी जो फिनेंस है उसके बारे में किस तरीके से क्या क्या तरीका है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 265 में क्या है, 265 में इंपॉर्टेंट है। और 265 में है क्या, विधि के प्रकार के बिना, यानी विधि का मतलब क्या है, यहाँ पे जब भी विधि कोई शब्द आएगा तो हरदम क्या होगा, कानून होगा। ठीक है, यानी विधि के प्रकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता, ना किया जाना। ठीक है, सीधी सी बात है, विधि के प्रकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऐसे समझते हैं। देखो, विधि मतलब कोई कानून, बिना कोई कानून के हम किसी के ऊपर या किसी ऐसी कंडीशन में कर नहीं लगा सकते। ठीक है, बिना जब तक कोई लॉ नहीं बनेगा, पर्टिकुलर लॉ बनेगा तभी उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 लाख के बाद आपके ऊपर इनकम आय पे लग सकता है। ठीक है, इनकम टैक्स देते हैं आप लोग 5 लाख के बाद। ठीक है, वैसी उसी तरह क्या, विधि के बिना, विधि के प्रकार के बिना, यानी जब तक कोई लॉ नहीं बनेगा तब तक आपके ऊपर कोई अधिरोपण यानी करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। ठीक, किस आर्टिकल का, 265। 266 में क्या है, 266 में भारत और राज्यों के बीच संचित निधि, यानी कि जो 266 में क्या, भारत और राज्यों के बीच क्या है, संचित निधि। संचित निधि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट। सीधी सी बात किया जाता है किस आर्टिकल के तहत संचित निधि का वर्णन किया गया, तो 266 के तहत। 266 और वहीं 266 ए के तहत क्या, 266 ए के तहत क्या, 260 ए के तहत क्या, लोक लेखा। यानी जो संचित निधि है इसका अंकेक्षण कौन करेगा, जो लोक लेखा है। तो 266 ए के तहत लोक लेखा यानी संचित निधि का अंकेक्षण। ठीक है, यानी कहां कितनी खर्च हो रही है, इन सब चीजों के बारे में कौन, तो 201 के तहत लोक लेखा एक बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद 267 क्या है, संचित निधि। समझ में आई, संचित निधि किस आर्टिकल तहत, भारत और राज्यों के बीच संचित निधि। 266 वहीं पे 266 ए में क्या, लोक लेखा है। ठीक है, लोक लेखा किसमें, 266 में है, वही 266 ए में। ठीक है, और 267 में क्या, आकस्मिक निधि, यानी आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी फंड। ठीक है, यह कब होता है, आकस्मिक निधि। देखो सीधी सी बात है, जब तक प्रेसिडेंट या संसद के अनुमोदन द्वारा प्रेसिडेंट की सहमति के बिना नहीं निकाली जाती, यानी जब तक प्रेसिडेंट इसको सहमति नहीं देंगे तब तक संसद तब तक क्या करेगी, यानी जब पार्लियामेंट है उसको नहीं निकाल सकती, संसद इसको नहीं निकाल सकती है। ठीक है, तो आकस्मिक निधि किसके अंडर में आती है, प्रेसिडेंट, यानी इसका प्रमुख कौन होता है, प्रेसिडेंट के बिना अनुमति के आकस्मिक निधि का यूज नहीं किया जाता था। ठीक, किस आर्टिकल के तहत, 267 के तहत। 267 के तहत आकस्मिक निधि की बात कही गई, 267 के तहत। ठीक है, वहीं पे 270 पे क्या, 270 पे क्या, उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच बंटवारा। उद्ग्रहित कर यानी जितने कर हम लोग ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार कमा रही है उनका संघ तथा राज्यों के बीच बंटवारा। जो उद्ग्रहित कर जो हम लोगों से कर लिए जा रहे हैं, निगम कर, हाउस टैक्स, दुनिया फलाना, जल टैक्स, ठीक है, उनका संघ तथा राज्यों के बीच में बंटवारा। ठीक है, संघ तथा राज्यों के, अच्छा बहुत से लोग दिमाग में आता है सरकार हम लोगों से टैक्स क्यों लेती। देखो भैया, सरकार कोई पैसा तो बनाती नहीं, हम लोगों से जब टैक्स लेगी तभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, देश में रोड बनेंगी, देश में विकास होगा, सब कुछ आएगा। किस IT सेक्टर में, डिफेंस में, सब जगह तो हम लोगों के पैसों से होता। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम लोग टैक्स पे करेंगे तभी देश का विकास होगा। तो आप लोग ईमानदारी से अपना अपना टैक्स पे करते रहे समय के साथ साथ, जब हम ईश्वर हमें उस लायक बनाएगा तो हम भी पे करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच बंटवारा, यानी जितने भी कर हैं उनका संघ और राज्यों के बीच की बंटवारा की बात कही। किस आर्टिकल, 270 के तहत। 270 के तहत क्या है, करों का बंटवारा है उनका संघ और राज्यों के बीच में। ठीक है, अगला क्या है, 271 के तहत कुछ और करों
कुछ करो 271 के तहत क्या, कुछ करो और शुल्क पर संघ के प्रयोजन का अधिकार, यानी कुछ कर और शुल्क पर संघ के प्रयोजन का अधिकार, यानी कुछ ऐसे कर और शुल्क हैं जहां पर संघ के प्रयोजन का अधिकार है। तो संघ के प्रयोजन का अधिकार करो और शुल्क पर कहां पे, 271 पे क्या है, संघ पर क्या है, कुछ करो और शुल्क का प्रयोजन का अधिकार। किस आर्टिकल से, 271। संचित निधि वाला, संचित निधि और आकस्मिक निधि, ये संचित निधि 266 267 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जाएंगे तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट सारे हैं जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट सारे हैं, ठीक है। लेकिन आपको फिर से बता, 266 266 और 267 ये 3 आर्टिकल ऐसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कुछ है, अगला क्या है, जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क पर अनुदान। तो जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क पर अनुदान किस आर्टिकल के तहत है, 273 के तहत। तो जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क पर अनुदान किस आर्टिकल के तहत है, 273 के तहत क्या है, जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क पर अनुदान। इतनी बात समझ में आई, बोलो 273 में क्या है, जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क पर अनुदान, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत, 273 के तहत। उसके बाद 275 में क्या, कुछ राज्यों, ध्यान दीजिएगा, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। देखो कुछ स्पेशल स्टेट हैं, स्पेशल स्टेट का दर्जा पा चुके हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। तो क्या है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, यानी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको संघ से यानी केंद्र सरकार से अनुदान मिलेगा, ठीक है। अनुदान मिलेगा। अनुदान क्या है, ये मैंने कई बार बताया है, पिछले जो आर्टिकल हैं मैंने पढ़ा चुके हैं, वहां अनुदान की बात की गई है। जब मैंने वित्त पढ़ाया था, यानी जब मैंने बजट के बारे में बताया था कि कब क्या है, तब मैंने बताया, ठीक है। तो अनुदान मैंने बता चुका, कुछ राज्यों का संघ से अनुदान, ठीक है, कुछ राज्यों से संघ से अनुदान, यानी कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की बात किस आर्टिकल है, 275 के। वहीं पे 276 में क्या है, वृत्तियों व्यापारों और आजीविका पर कर, यानी जो वृत्तियां व्यापार, जब आप व्यापार कर रहे हैं उस पर, और आजीविका पर कर यानी उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा, किसके द्वारा, सरकार द्वारा, ठीक है। वृत्तियों व्यापारों और आजीविका पर टैक्स यानी कर, टैक्स किस आर्टिकल, 276 के तहत, ठीक है। वहीं पे अगला देखते 279 के अंतर्गत क्या था, शुद्ध आगम आदि की गणना, यानी शुद्ध आगम मतलब टोटल कितना कर आया, एकदम टोटल टैक्स, ठीक है। टोटल टैक्स क्या होगा, टोटल टैक्स जो एकदम नेट वाला, शुद्ध एकदम नेट टोटल सा, जी, ठीक है। शुद्ध आगम आदि की गणना किस आर्टिकल का, 279 के तहत है। उससे सबसे महत्वपूर्ण है वित्त आयोग, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस आर्टिकल के तहत वित्त आयोग की बात कही गई है, फाइनेंस कमीशन की बात कही गई, तो आर्टिकल नंबर 280 क्या है, फाइनेंस आयोग। फिर से बता दूं, 266 266 ए, 267 और 280 चौथा आर्टिकल है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 266 ए, 267 और 280 वित्त आयोग, और वहीं पे उसके बाद 281, ये जो 5 आर्टिकल बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 281 में क्या है, वित्त यानी फिनांस क्या है, फिनांस की परिभाषा क्या है, ये बारे में बात की गई। तो 281 में क्या, वित्त यानी जो फिनांस है इसकी परिभाषा की बात कही गई, ठीक है। 200 वित्त कमीशन किस आर्टिकल के तहत, तो 280 के तहत। कान पकड़ लो दादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कान पकड़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, अगला है 282 का संघ या राज्यों द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय, यानी जो सेंट्रल द्वारा जो कर मिल रहा है, सेंट्रल को जो कर मिल रहा है, जो स्टेट को कर मिल रहा है, उनके राजस्व से, यानी अपने जो राजस्व किए जाने वाला व्यय यानी खर्च, जो सेंट्रल अपने राजस्व खर्च करती है, जो स्टेट अपने राजस्व खर्च करती है, उसके बारे में बताया गया। यानी 282 में संघ और या राज्यों द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो जो संघ है और राज्य है, अगर वो अपने राजस्व खर्च कर रहा है तो किस आर्टिकल के तहत, 282 के तहत, ठीक है, उसको अधिकार दिया गया। वहीं पे 283 में क्या है, संचित निधि, आकस्मिक निधि, संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 267, याद रखो। लोक लेखा 266 ए, जमा धनराशि आदि की रक्षा, यानी संचित निधि,
आकस्मिक निधि और लोक लेखा जमा धनराशि आदि की रक्षा किस आर्टिकल के तहत 283, यानी संचित निधि आकस्मिक निधि की बात किस आर्टिकल में कही गई है 266 267, लेकिन उनकी रक्षा की बात किस में कही गई तो 283 में रक्षा की बात कही गई। याद रखना इतनी बात। 284 में क्या लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं द्वारा प्राप्त धनराशि की अभिरक्षा। लोक सेवकों द्वारा यानी कि जैसे कि लोक सेवकों मान लो जब तुम्हारा चालान कट जाता है उससे जो धनराशि दी जाती है, जो तुम चालान में राशि देते हो, जो तुम्हारा चालान कट गया 150 जो भी जुगाड़ सिस्टम जैसे हो जाता है, ठीक है, 1000 1500 जितने कटता है, ठीक है, उसके और जो न्यायालय में आप जब कोई केस की सुनवाई चल रही है तो आप कोई फीस पेमेंट करते हैं, उस जो सरकार को वो पैसा मिलता है उसकी प्राप्त धनराशि की अभिरक्षा, यानी वो जो धनराशि प्राप्त होगी उसकी अभिरक्षा किस आर्टिकल से 284। तो 284 तहत क्या लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं द्वारा प्राप्त धनराशि की अभिरक्षा। सीधी सी बात, जो तुम चालान पेमेंट कर रहे हो उसका और जो न्यायालय में केस लड़ रहे हो उसका जो पैसा जाता है वो सरकार की अभिरक्षा करता, सरकार अभिरक्षा करती है किस आर्टिकल से 284 के तहत, ठीक है। संचित निधि आकस्मिक निधि की अभिरक्षा किसमें 283 में, लोक सेवकों और न्यायालयों के यानी जो तुम पैसा दे रहे हो चालान के रूप में और केस के रूप में वो किस आर्टिकल है 284 तक। वहीं पे 285 में क्या संघ की संपत्ति को राज्यों के लिए राज्यों के कर से छूट, यानी कि संघ की कोई संपत्ति अगर कोई संघ की प्रॉपर्टी है तो राज्यों के कर से छूट से, यानी राज्य उसको कर से मुक्त कर देगा, ठीक है, राज्य उस पर कर नहीं देगा, ठीक है, राज्यों के कर से छूट, ठीक, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है, उस पर राज्य टैक्स नहीं ले सकता, ठीक है, राज्यों के कर से छूट है, ठीक है, संघ की कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर राज्य टैक्स नहीं ले सकता। उसके बाद 287 पे क्या 287 पे विद्युत करों से छूट, यानी कि जो कुछ विद्युत कर है, जो विद्युत कर है यानी इलेक्ट्रिक टैक्स है उससे छूट है, ठीक, इलेक्ट्रिक टैक्स से छूट की बात कही किसे आर्टिकल के 287 के तहत। तो ठीक है 288 में क्या 288 में जल टैक्स के छूट, यानी जो जल टैक्स देते हैं हम लोग उसके बारे में छूट की बात कही गई। तो चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा 292 में क्या है भारत सरकार द्वारा उधार लेना है, यानी अगर कभी ऐसी कंडीशन आ रही जब सरकार को यानी केंद्र सरकार को लग रहा है कि अब मुझे किसी राज्य से उधार लेना चाहिए तो भारत सरकार द्वारा उधार लेना, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या 293 राज्यों द्वारा उधार लेना, यानी राज्य को लग रहा है कि अब हमें उधार की जरूरत पड़े तो राज्य भी उधार ले सकते हैं। 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना, ठीक है, उसके बाद क्या है 293 राज्यों द्वारा उधार लेना, ठीक है। तो भारत सरकार क्या किसी स्टेट से भी ले सकती है उधार, ठीक है, और वो किसी अंतरराष्ट्रीय देश यानी दूसरे देश से भी उधार ले सकती है, जैसे वर्ल्ड बैंक से उधार लिया, ठीक है, कई सारी संस्थाओं से उधार ले सकती है। तो किसके तहत 292 के तहत। वहीं पर 293 के तहत क्या राज्यों द्वारा उधार लिया, यानी कोई राज्य का अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो क्या ले सकता है 293 के तहत राज्यों द्वारा उधार लेना, ठीक है। ये उनको फंडामेंट ये क्या है उनको आर्टिकल बताएगा, ठीक है, 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है 294 क्या कुछ दशाओं में संपत्ति, ध्यान से सुनिए एक एक शब्द, कुछ दशाओं में संपत्ति आस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तरदायित्व, ठीक है, यहां उत्तरदायित्व लिख लीजिए, उत्तरदायित्व, ठीक है। फिर से सुनिए कुछ दशाओं यानी कोई ऐसी कंडीशन हो सकती जब संपत्ति आस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तरदायित्व, इसका कौन जिम्मेदार होगा, सरकार होगी 294 के तहत। और 295 में क्या है बस कुछ की जगह पर अन्य दशाओं में, कुछ काटो 295 की बात बता रहे हैं 294, अब यहाँ 295 लिखो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ दशाओं की जगह पर अन्य दशाओं में बस कुछ की जगह पर क्या लिख दो अन्य दशाओं में संपत्ति आस्तियों अधिकारों दायित्व और बाध्यताओं का उत्तरदायित्व किस आर्टिकल के तहत। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं कुछ जानने चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जानकारी भी मिलनी चाहिए, अपने के अधिकार जानने चाहिए, इसलिए 294 295 कभी नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही रेयर केस अगर कोई करंट में मुद्दा उठ जाएगा तो पीसीएस लेवल में पूछ लिया जाएगा, बाकी आपको यहाँ पे अगर यूपी SSS ये सब नहीं पूछेंगे, कभी भी नहीं पूछेंगे। उसके बाद 297 क्या है राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, ये पूछ लिया जाएगा।
राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपों, मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्रों की संपत्ति स्रोतों का संग में निहित होना। यानी राज्य, क्षेत्रीय, सागर, मान लो कि जो आपका केरल है उसके बगल में जैसे क्या है अरब सागर, ठीक है, उसके बारे में सागर खंड है या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों का और अन्य आर्थिक क्षेत्रों की संपत्ति स्रोतों का संग में निहित होना। यानी इसकी पावर किसके अंदर हो जाए, सीधी सी बात, सीधा संग में पहुंच जाएगी कि नहीं। यानी यहाँ पे जितनी प्रतिक्रिया क्रिया होंगी कौन इसके जिम्मेदार होगा, संघ होगा। फिर से सुनिए, राज्य, क्षेत्रीय, संघ, खंड या महाद्वीपों, राज्य, क्षेत्रीय, संघ, खंड या महाद्वीपों, मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवानों चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र की संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना किस आर्टिकल तहत, 297 के तहत। और इसका संघ यानी पावर किसके पास होगी, सेंट्रल के पास होगी, संघ सरकार के पास, ठीक है। उसके बाद 298 में क्या है, व्यापार करने आदि की शक्ति, यानी कि हर इंडिविजुअल एक व्यापार कर सकता है। राज्य सरकार व्यापार कर सकती है, केंद्र सरकार व्यापार कर सकती है, तो व्यापार करने की आदि की शक्ति किस आर्टिकल 298 के तहत। अब दो और महत्वपूर्ण बच्चे जिनको हम आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। जो आगे महत्वपूर्ण उनके बारे में बात करते हैं, तो तीन आर्टिकल नंबर 300 में क्या है, 300 में क्या है, वाद और कार्यवाहियां। यानी अगर कोई वाद विवाद हो रहा है और कार्यवाहियों के बारे में, यानी कि इन सबसे रिलेटेड, यानी संपत्ति रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई वाद और विवाद हो रहा है तो उसकी कार्यवाहियों के बारे में बात की गई, यानी 300 आर्टिकल के तहत, ठीक है। वाद और विवाद की कार्यवाहियां किसमें है, 300 में, आर्टिकल नंबर 300 में, यानी 300 में। और 300A में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपका आर्टिकल नंबर 31 था, यानी संपत्ति के अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उसको हटा के उसको एबोलिश कर दिया। किस संविधान संशोधन का, 44वें संविधान संशोधन, 44वां अमेंडमेंट जब हुआ था 1978 में, ठीक है। इसके द्वारा इसको हटाकर क्या बनाया गया था, लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, 300A के तहत। तो ध्यान से सुनिए, अब इसमें क्या प्रावधान है, विधि के प्राधिकार के बिना, यानी कानून के बिना, यानी जो कानून के अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से न वंचित किया जाना। यानी कि अगर कानून का अधिकार है, उसके पास कानूनी अधिकार है, तो उसको उसकी संपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता, उसको संपत्ति से उसको छीना नहीं जा सकता अगर उसके पास कानूनी अधिकार है, यानी लीगल राइट है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तभी हमारे 7 से 6 हो गए थे फंडामेंटल राइट, जब पढ़ाया था तो वहां पे बताया था। तो 300A में क्या है, जो क्या है, प्रॉपर्टी की बात कही गई है। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाने, यानी कानून के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत, 300A के तहत। कौन सा अमेंडमेंट, 44वां अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ, तो उसके बारे में बात की गई। अगर वीडियो अच्छा लगा, प्लीज दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दुनिया में फैला दो, आग लगा दो। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम ऐसे ही मरते रहे, तुम्हारा सिलेक्शन कराएंगे, तब तक तुम आग लगा दो। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। पढ़ते रहे, मुस्कुराएं।